हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल MSKPM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, हम लोग क्लास 10th का जो सिविक्स है, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, उसके चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे और उसके कुछ सवालों को डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का डिस्कशन कर लिया है, सत्ता की साझेदारी और संघवाद। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जाति, धर्म और लैंगिक मसले। ध्यान दीजिएगा, अगला जो टॉपिक है आपके पास जाति, धर्म और लैंगिक मसले। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे हमारे पास। ठीक है, यदि आप इससे पहले पहला 2 चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको इसी तरह के अपडेट्स मिलते रहेंगे इस चैनल पे। ठीक है, आपका सिलेबस भी अपलोड कर दिया गया क्लास 10th जैक बोर्ड का। जिन्होंने सिलेबस नहीं देखा है कि क्या क्या पढ़ना है इस बार 2025 बोर्ड के लिए, वो भी पढ़ सकते हैं। देखिए, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग समझेंगे। देखिए, चैप्टर का नाम यदि आप गौर करेंगे तो लिखा हुआ जाति, धर्म और लैंगिक मसले किस तरह से समाज में अपना प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं और साथ साथ में राजनीति में उनका क्या प्रभाव देखने को मिलता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला परिचय में क्या बोला जाता है कि लोकतंत्र में सामाजिक और असमानताओं का, जैसे लिंग, जाति एवं संप्रदाय का पड़ने वाला प्रभाव का अध्ययन करेंगे तथा राजनीति में इसकी किस प्रकार से अभिव्यक्ति होती है यह भी जानेंगे। यह सभी मुद्दे राजनीति की दिशा एवं दशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ भारतीय जनमानस पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ये बेसिकली बताने का काम कर रहा है कि जो जाति है, धर्म है और लैंगिक मसले हैं, वो समाज में तो प्रभाव डालता है, साथ साथ में जो राजनीति होता है उसकी दिशा और दशा भी तय करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है लैंगिक असमानता, क्या है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो लैंगिक असमानता कहने का मतलब है लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना, जो जनरली देखा जाता है कि महिलाओं के साथ भेदभाव देखने को मिलता है। तो लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। ठीक है, ये जनरली का वर्ड यूज किया गया है क्योंकि हम लोगों का जो समाज है वो पहले से पुरुष प्रधान समाज है, पैट्रियार्किक सोसाइटी जिसको हम लोग बोलते हैं। वे घर और समाज दोनों जगहों पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होते हैं। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में हर जगह प्रचलित है। देखिए, अब कारण पूछा जा रहा है कि लैंगिक असमानता क्यों है। तो आप देखेंगे तो सबसे पहला हम लोग का जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। मतलब स्टार्टिंग से ही स्त्रियों पर पुरुषों का वर्चस्व रहा है। हमारी सामाजिक व्यवस्था पुरुष प्रधान रही है। हम लोग का जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें जो अधिकतर जो इम्पोर्टेंट काम दिया गया है वो पुरुषों को दिया गया है, महिलाओं को नहीं दिया गया है क्योंकि उनको इनकेपेबल माना गया है। ऐसा देखिए, यदि हम देखेंगे पूरा इतिहास तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है। बीच में कुछ इस तरह का कंडीशंस अप्लाई कर दिया गया था, नहीं तो हम लोग पूरा प्राचीन में जाएंगे तो बहुत सारी महिलाएं हैं, स्त्री है, जिनका बहुत योगदान है समाज में। ठीक है, स्त्रियों को पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त नहीं हो सका, हालांकि कुछ जनजाति समुदाय इसके अपवाद हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ जनजाति समुदाय इनके अपवाद की श्रेणी में आते हैं, उसके बारे में बात किया गया। ठीक है, देखिए, देश की ग्रामीण सामाजिक प्रणाली के बारे में यदि हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर काम के आधार पर बांट दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे तो माना जाता है कि जो घर का कामकाज है वो जनरली कौन करेगी, महिला करेगी। बाहर का जो काम होगा वो कौन करेगा, पुरुष करेगा। तो काम के आधार पर बेसिकली बांट दिया गया। तो वही चीज़ यहाँ पे बोलने का कोशिश किया कि देश की ग्रामीण सामाजिक प्रणाली, ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों को घर के अंदर रहकर घरेलू कार्य करने होते हैं। ये कहीं ना कहीं श्रम के लैंगिक विभाजन को दर्शाती है, जिसमें स्त्रियों को घर के अंदर और पुरुषों को घर के बाहर कार्य के लिए निश्चित कर दिया गया है, ये फिक्स कर दिया गया है। यदि हम बात करते हैं तो अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखिए, स्त्रियों में शिक्षा का अभाव, स्त्रियों के अशिक्षित होने के कारण वे अंधविश्वास एवं मनगढ़ंत धार्मिक गाथाओं, झूठी बातों में दबी रहती है, जिससे उन्हें विकास के बहुत कम अवसर मिलते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है।
देखिए बेसिकली पहले जो था वो शिक्षा पे कम ध्यान दिया जाता था, लेकिन अभी आप यदि गौर करेंगे तो अभी ये जो स्थिति है वो बदल रही है। धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और लड़की को भी पढ़ने का अवसर मिल रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम क्या हो सकता है, खत्म हो जाएगा, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अभी के सिनेरियो को। लैंगिक असमानता के क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं, तो सबसे पहले बात किया जाता है सामाजिक क्षेत्र में असमानता। कहाँ पर है, सामाजिक क्षेत्र में असमानता। सामाजिक जीवन में सर्वाधिक लैंगिक असमानता देखने को मिलती है। यह मुख्य रूप से दो रूपों में विद्यमान है। कहाँ कहाँ विद्यमान है, देखिए समाज में, सामाजिक क्षेत्र में किस तरह से। सबसे पहला अधीनस्थ सामाजिक परिस्थिति। अधीनस्थ सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक जीवन में स्त्रियों को पुरुषों के अधीन रखा गया है। अधिकांश स्त्रियों के निर्णय पुरुषों के अधीन होते हैं। उनकी सामाजिक स्थिति पुरुषों द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, मतलब जैसे कि क्या कहा जाता है कि शादी से पहले जो लड़की है उनको पूरा अपना पिता पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। शादी के बाद यदि हम लोग देखते हैं तो वो पति पर निर्भर हो जाती है, मतलब वो आत्मनिर्भर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उन्हें उस तरह का मतलब वातावरण नहीं मुहैया कराया गया। ऐसा नहीं है कि वो कैपेबल नहीं है, कैपेबल है यदि हम उसको उस तरह का सुविधा या फिर उस तरह का अवसर प्रदान करते हैं। तो शैक्षणिक असमानता की यदि हम बात करते हैं तो माता पिता द्वारा लड़कियों की शिक्षा पर कम एवं लड़कों की शिक्षा पर अधिक खर्च किया जाता है। ये आप गौर करके देख सकते हैं, क्योंकि माता पिता को लगता है कि जो लड़की है उसका तो विवाह हो जाएगा, शादी हो जाएगा, तो वो दूसरे घर चली जाएगी, इसलिए उसकी शिक्षा पर कम और लड़कों की शिक्षा पर ज़्यादा खर्च किया जाता है। अधिकांशतः लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए हतोत्साहित किया जाता है। देखिए 10 तक 12 तक आप देखेंगे कि लड़की का जो स्कूल जाने का जो रेट है, फिर टॉप करने का जो रेट है, सब कुछ अच्छा दिखेगा आपको, लेकिन अचानक क्या हो जाता है कि उन्हें हायर स्टडी उतना नहीं करने मिलता है जितना कि लड़कों को मिलता है। तो ये दिखाता है हमारे समाज में शैक्षणिक असमानता के बारे में। ठीक है, आगे यदि हम बढ़ते हैं तो आप देख पाएंगे कि आर्थिक क्षेत्र में भी असमानता देखने को मिलता है। स्त्रियां आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर रहती है। ऐसा प्रायः देखा जाता है कि स्त्रियों के द्वारा अर्जित आय पर पुरुष अपना अधिकार जमा लेते हैं। स्त्रियों को कुछ खास प्रकार के रोजगार में जाने से भी वर्जित किया गया है। यद्यपि कानूनी तौर पर स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार मिला है, व्यवहारिक तौर पर यह कम ही देखने को मिलता है। मतलब कानूनन रूप से सब कुछ कर दिया गया है, लेकिन आप देखेंगे कि जो आय है उसमें डिफरेंस देखने को मिलता ही है। जो काम एक स्त्री कर रही है और वही काम यदि एक पुरुष कर रहा है तो दोनों के जो वेतन है उसमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है। हालांकि सब जगह ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी डिफरेंसेस हम लोगों को देखने को मिलता ही है। राजनीतिक क्षेत्र में असमानता की यदि बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिए, राजनीतिक क्षेत्र में जो स्त्रियों की भागीदारी है वो नगण्य है। टोटल आप भारत में देख लीजिए, टोटल 543 लोकसभा चुनाव मतलब लोकसभा सीट है। इसमें यदि आप देखेंगे तो कुल 10% 54 सीट के आसपास, 55 सीट के आसपास ही सिर्फ आपको महिलाएं देखने को मिलेगी, जो बताता है कि उसकी भागीदारी कम है। इसलिए क्या किया गया है, छोटे लेवल पर धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ाने के लिए पंचायत लेवल पर मतलब स्थानीय सरकार के लेवल पर जो सीट है वो रिजर्व कर दिया गया है 1/3। और इस बार पार्लियामेंट में जो लॉ पास हुआ है उसमें भी सीट को क्या कर दिया गया है, रिजर्व कर दिया गया है महिलाओं के लिए। देखिए वह अपने मताधिकार का प्रयोग, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो कर लेती है, लेकिन राजनीतिक पद हासिल करने में पिछड़ जाती है। देखिए ये हम नहीं बोल सकते हैं कि उन्हें अब अधिकार नहीं मिल रहा है। आप अभी लेटेस्ट यदि आप जानना चाहें तो भारत के प्रेसिडेंट को ही देख लीजिए, आपको एक महिला दिखेगी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायत के सभी स्तरों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई है। उच्च वैधानिक संस्थाओं में महिलाओं के लिए किसी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। जैसा कि आप सुने होंगे, जो इन्फोसिस की जो मतलब मालकिन है सुधा मूर्ति, उन्हें टाटा कंपनी में मतलब गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए उस समय सीट नहीं था,
तो उन्होंने कंप्लेन कर दिया था और टाटा ने इन्हें मतलब उस बात को बहुत बड़ी ही गंभीरता से लिया था कि वो कंपनी आगे कैसे बढ़ सकती है जिसमें महिला को काम करने का अवसर ही नहीं मिल रहा है, ये सुधा मूर्ति ने कहा था। तो उस समय उस बात को बहुत गहरे से गंभीरता से लिया गया था और उन्हें एक ऑफर लेटर के तौर पर मतलब बुलाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज समझाने का काम किया जा रहा है। अब असमानता दूर कैसे हो सकता है, तो असमानता दूर करने का प्रयास हम लोग को करना चाहिए। किस तरह से कर सकते हैं? सबसे पहला है शिक्षा का प्रसार। विशाल भारतीय जनसमूह को शिक्षित करना होगा, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही स्त्री और पुरुष के बीच के भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। इससे लोगों में जागरूकता आएगी और वह स्त्री के महत्व को समझेंगे। मतलब सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है। यदि हम बात करते हैं तो स्त्री का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, महत्व है जितना कि पुरुष का है। ठीक है, क्योंकि दोनों का भागीदारी तब होगा तभी कोई भी समाज या फिर कोई देश आगे बढ़ सकता है। जन जागरूकता लाना होगा। भारतीय समाज में आज भी जागरूकता की कमी है, जिसके कारण भेदभाव की भावना अभी तक कायम है। इसे जागरूकता लाकर समाप्त किया जा सकता है। जागरूकता के माध्यम के रूप में मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, नुक्कड़ नाटक आदि का उपयोग किया जा सकता है, जिससे लोग घटते हुए लिंग अनुपात और इसके दुष्परिणाम आदि से परिचित हो सकेंगे। उनमें महिलाओं के प्रति जागरूकता आएगी। ठीक है, अगला जो उपाय है आगे, बालिका शिक्षा का प्रसार। बालिकाओं के शिक्षित होने से भी लिंग भेद को कम करने में मदद मिलती है, क्योंकि शिक्षित बालिकाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहती है, अर्थ उपार्जन करती है, जिससे वह परिवार पर बोझ नहीं होती है या कहीं ना कहीं लैंगिक असमानता को कम करने का मार्ग प्रशस्त करती है। पृथक शिक्षण संस्थानों एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना भी एक सराहनीय कदम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है कि जो बालिकाएं हैं उन्हें शिक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो यदि शिक्षित हो गई तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे अपने आप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सामाजिक कुप्रथा पर रोक। कुछ सामाजिक कुप्रथा है जिन पर रोक लगना चाहिए, जैसे कि बताया क्या जा रहा है, सामाजिक कुप्रथाएं भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं को प्रभावित करती है, जैसे कि बाल विवाह, पर्दा प्रथा, डायन प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, विधवा विवाह निषेध आदि प्रचलित है। जैसे देखिए, इसमें से जितना भी प्रथा लिखा गया है वो कानूनन रूप से अब क्या हो चुका है, मान्य नहीं है, सब इलीगल हो चुका है। फिर भी समाज में कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है, जिसके कारण स्त्रियां शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित होती है। इन कुप्रथाओं पर रोक लगाकर लैंगिक विभेद को रोका जा सकता है, जैसे शारदा एक्ट द्वारा बाल विवाह पर रोक, संविधान के द्वारा बालिकाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, 3 तलाक कानून। इन सब कानूनों द्वारा सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक लगाकर महिलाओं को पुरुष के समक्ष लाने का प्रयास किया गया है। अब सुरक्षात्मक वातावरण यदि हम अवेलेबल करा दें, मतलब एक ऐसा वातावरण दे दें जहाँ पर टेंशन ही ना हो। जब बालिकाओं की आयु बढ़ती है तब उसके माता पिता, अभिभावक उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहने लगते हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन एवं अभिभावक को मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए कि अगर लड़कियां घर से बाहर स्कूल, कॉलेज या फिर अपने कार्यस्थल पर जाती हैं तो माता पिता एवं अभिभावक चिंता मुक्त रहें। इस व्यवस्था से भी लिंग भेद को दूर करने में मदद मिलेगी, मतलब वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे हर जगह में। ठीक है, इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो भेदभाव है उसे कम कर सकते हैं। संवैधानिक उपचार के बारे में यदि हम बात करते हैं तो क्या बताया गया, भारतीय संविधान में स्त्री पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। मतलब संविधान में तो हम लोग बोल देते हैं कि सब कोई क्या है, बराबर है, तो उसके तहत उन्हें कुछ सुरक्षा भी मुहैया कराना जाना चाहिए। साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा हेतु तो विशेष प्रावधान किए गए हैं जो हम लोग का संविधान में किया गया है। फिर सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं भी लॉन्च की गई है, जिसके जरिए
बढ़ावा दिया जा रहा है, महिलाओं को और सशक्त बनाया जा रहा है। सरकारी योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर योजना, महिला हेल्पलाइन योजना और महिला शक्ति केंद्र जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप लिंगानुपात और लड़कियों के शैक्षिक नामांकन में प्रगति देखी जा रही है। ये सब कुछ उपाय किए गए हैं जिसके जरिए जो नामांकन का जो अनुपात है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है लड़कियों का। अगला है जेंडर बजटिंग। किसी देश की बजट में महिला सशक्तिकरण तथा शिशु कल्याण के लिए किए जाने वाले धन आवंटन के उल्लेख को जेंडर बजटिंग कहा जाता है। इसके जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंचाया जाता है। साथ ही साथ इन महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता से जोड़ना होगा। मतलब ये जो जेंडर बजटिंग है उसको महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता आत्मनिर्भरता से भी क्या करना होगा, जोड़ना होगा। इतना सारा उपाय है। पहले प्रॉब्लम बताया गया कि क्या क्या प्रॉब्लम है, अब उसको किस तरह से दूर कर सकते हैं हम लोग उस पर बात कर चुके हैं। तो आप समझ गए होंगे कि लैंगिक असमानता के बारे में किस तरह से हम लोगों को देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, एक वर्ड आता है नारीवादी। आपसे पूछा जा सकता है कि नारीवादी का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फेमिनिज्म। देखिए, फेमिनिज्म करने वाला या फिर नारीवादी उसको बोला जाता है जो महिला और पुरुष में समान अधिकार और अवसर का बात करता हो। ठीक है, मतलब समान अधिकार और अवसर की बात करने वाला या तो पुरुष या फिर महिला, उसको हम लोग बोलते हैं नारीवादी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर यदि ध्यान दें तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि संप्रदायवाद क्या है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। संप्रदायवाद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बात करता है दूसरे संप्रदाय के लोगों के प्रति धार्मिक, भाषा एवं संस्कृति के आधार पर असहिष्णुता का भाव रखना तथा अपने संप्रदाय के हितों को सर्वोपरि मानना। देखिए, एक्चुअली में संप्रदायवाद का जो कॉन्सेप्ट है या फिर उससे प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है जब हम अपने आप को क्या मान लेते हैं, सुपीरियर मान लेते हैं, दूसरे को इन्फीरियर मानने लगते हैं। अपने आप को ऊंचा दूसरे को छोटा या फिर नीचा मानने लगते हैं तो दिक्कत होने लगता है। तो वही चीज बोल रहा है कि दूसरे संप्रदाय के लोगों के प्रति धार्मिक, भाषा एवं संस्कृति के आधार पर असहिष्णुता का भाव रखना, मतलब वो असहिष्णुता का भाव रख रहे हैं, मतलब हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, तथा अपने संप्रदाय के हितों को सर्वोपरि मानना, अपना जो हित है उसको सबसे ऊपर मानना, उसके कारण संप्रदायवाद का जन्म होता है। एक ऐसी विचारधारा या संकीर्ण मनोवृत्ति जिसमें विभिन्न संप्रदायों के हित आपस में टकराते हैं तथा एक दूसरे को अपने विकास में बाधा मानने लगते हैं, तो जन्म होता है संप्रदायवाद का। इसका जन्म होता है संप्रदायवाद का। दो या दो से अधिक संप्रदायों के बीच विकसित होने वाला तनाव सांप्रदायिक तनाव कहलाता है। जब दो या दो से अधिक संप्रदाय आपस में मतलब रह रहे हैं लेकिन उनके बीच में तनाव डेवलप होने लग रहा है तो उनको सांप्रदायिक तनाव कहते हैं कि दो संप्रदाय में हो रहा है। जब एक धर्म या संप्रदाय के लोग अपने आप को दूसरे धर्म या संप्रदाय से श्रेष्ठ मानने लगते हैं तथा उसे अपने विकास में बाधा मानते हैं, ये भी संप्रदायवाद का ही एक लक्षण देखने को मिलता है। अब देखिए, स्मिथ के अनुसार सांप्रदायिकता वह व्यक्ति अथवा समूह जो अपने धार्मिक या भाषी समूह को एक अलग राजनीतिक तथा सामाजिक इकाई के रूप में देखता है, जिसके हित अन्य समूहों से अलग होते हैं और उसके विरोधी भी हो सकते हैं, वो कहलाता है सांप्रदायिकता। अब सांप्रदायिकता की विशेषता क्या है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो हम इस पर यदि बात करते हैं तो आप इस पर गौर करेंगे कि सांप्रदायिकता की विशेषताएं में ये धर्म से संबंधित हो सकता है, अपने आप को श्रेष्ठता का भाव अनुभव करता है, तिरस्कार एवं गिरना का भाव, दूसरे को तिरस्कार की नजरों से देखता है, दूसरे को छोटा भाव से देखता है, धार्मिक कट्टरपन उसके अंदर आ जाता है, उपेक्षा का भाव, दूसरा को हमेशा
इग्नोर करते चलता है, अलगाव, अलग फील करने का भाव, अनुकूलन का अभाव, मतलब उसके अनुकूल नहीं हो सकता है, उसके कारण होता है। अब सांप्रदायिकता के क्या कारण है उस पर बात यदि हम लोग करते हैं तो हम लोग को पता चलेगा सांप्रदायिकता के जो कारण है वो है फूट डालो राज करो की नीति। सबसे इम्पोर्टेंट, फूट डालो राज करो की नीति के कारण चलता है। मनोवैज्ञानिक कारण भी है, जो इंसान के मनोस्थिति में बैठ चुका है तो उससे बाहर निकलना बहुत आसान नहीं होता है। फिर जाति व्यवस्था है जो इतने दिन से चला हुआ आ रहा है। कुछ संगठन है, सांप्रदायिक संगठन, असामाजिक तत्वों का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, जिसके कारण सांप्रदायिकता देखने को मिलती है। सांप्रदायिकता को समाप्त करने के उपाय, अब सांप्रदायिकता किस तरह से हम लोग खत्म कर सकते हैं उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो यदि हम उसके बारे में बात करें तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहला सांप्रदायिक संगठनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। उच्च शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। जब लोग ज़्यादा पढ़ेंगे, एजुकेट होंगे, शिक्षित होंगे तो वो समझ पाएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। सांप्रदायिक राजनीतिक दलों का उन्मूलन, जो ऐसे राजनीतिक दल हैं जो सांप्रदायिकता की बात करते हैं वैसे दलों का उन्मूलन हो जाना चाहिए, मतलब नष्ट हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। मानवतावादी धर्म दर्शन का प्रचार प्रसार, राष्ट्रवादी आस्था वाली साहित्य का प्रचार प्रसार, मतलब राष्ट्रवादी जो आस्था रखते हैं वैसी साहित्य का क्या होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए। शिक्षा का प्रचार प्रसार, खासकर नैतिक शिक्षा एवं कानूनी शिक्षा का प्रचार। नैतिक शिक्षा और कानूनी शिक्षा सबको मिलना चाहिए ताकि सब साथ में मिलकर रह सकें। सांप्रदायिकता, देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। सांप्रदायिकता वर्तमान समय में प्रेम, सौहार्द, भाईचारा, मानवता, राष्ट्रीय एकता, धार्मिक सहिष्णुता, इन तमाम बातों के लिए खतरे के रूप में उभर रहा है। उन विराम जिनके परिणाम स्वरूप बलात्कार, हत्या, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को गहरे रूप से प्रभावित कर रहा है। भारत के बुनियादी अवधारणा के लिए भी खतरा है, मतलब जो सांप्रदायिकता चल रहा है वो भारत के एकता अखंडता के लिए भी सही नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा कुछ लोग भारत में ही रहकर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, खालिस्तान को सपोर्ट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो अब सोचिए कि वो किस तरह से भारत की एकता को खंडित कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष शासन अथवा धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होगा, सबसे पहले उसको समझते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करेगी। भारत के संविधान में किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। आपको जो धर्म मानना है वो धर्म मानिए, उसको फॉलो कीजिए, अनुसरण कीजिए। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी विभेद को प्रतिषेध करती है। संविधान सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म को मानने और प्रचार प्रसार की छूट देती है। धर्मनिरपेक्षता कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता से मुकाबला करने का एक मजबूत संवैधानिक आधार है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता से हम लोग सांप्रदायिकता के चंगुल से बाहर निकल सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दीजिएगा, हम लोग सांप्रदायिकता से आगे बढ़कर अब जाति और राजनीति में आ चुके हैं। जाति क्या है, सबसे पहला ये क्वेश्चन है। तो यदि हम बात करते हैं तो जाति एक ऐसे समूह का घोतक है जिसकी कुछ विशेष सामाजिक आर्थिक विशेषताएं होती है। कुछ विशेष सामाजिक आर्थिक विशेषताएं होती है, वो जाति के रूप में अपना पहचान बना लेती है। अब यहाँ पर यदि हम आगे देखते हैं तो क्या बताया गया है, यह समाज में व्यक्ति को एक पहचान प्रदान करती है जिससे वह अन्य सामाजिक व्यक्तियों से परस्पर सक्रिय व्यवहार आदि स्थापित करती है। मतलब जैसे कि सबको एक जाति के आधार पर बांट दिया गया। जैसे भारत में जो जाति व्यवस्था है उसको यदि हम ध्यान में रखें तो आप देखेंगे कि भारत में जो कास्ट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली मेनली जनरल,
ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग, एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के रूप में बांटा गया। जगजीवन राम के शब्दों में जाति भारतीय राजनीति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सत्यता है। मतलब भारत की राजनीति में यदि आप देखेंगे तो जाति का बहुत महत्व है। जो जिस जाति का होता है वो उसी जाति के नेता को चुनना चाहता है, भले वो डेवलपमेंट की बात करे या ना करे, विकास से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है। मतलब आप एक देख सकते हैं कि किस तरह से आदमी लोग के मस्तिष्क में घिरा हुआ है जाति का जो कॉन्सेप्ट है। एक सामान्य भारतीय अपना सब कुछ त्याग सकता है, परंतु जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता। जाति व्यवस्था भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है। यहाँ तक देख सकते हैं कि सब कुछ त्याग कर देगा, लेकिन जाति व्यवस्था को त्याग करने में बहुत दिक्कत होता है उसे। जाति और राजनीति में संबंध क्या है, तो आप जहाँ भी देखेंगे जाति के प्रभाव को बनाए रखने के लिए आप देखेंगे कि जिस क्षेत्र में जिस जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं उस क्षेत्र में उसी जाति के नेता को चुनाव लड़ना दिया जाता है, ताकि उसके जीतने की जो संभावना है वो बढ़ जाए। राजनीति में जाति के प्रभाव को जाति का राजनीतिकरण कहा जा सकता है। यदि राजनीति में जाति का प्रभाव हो रहा है तो हम जाति का क्या बोल सकते हैं, राजनीतिकरण। सभी राजनीतिक दल सैद्धांतिक रूप से जातिवाद का विरोध करते हैं, लेकिन व्यवहार में जातीय ध्रुवीकरण के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मतलब सब प्रिंसिपली दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम किसी भी जाति को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम जातिवाद का विरोध करते हैं, लेकिन आप यदि अब उसके व्यवहार को देखेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि सत्ता प्राप्त करने के लिए वो हमेशा जाति का यूज करते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा अपने जीत या हार का आकलन जातीय समीकरण से ही निर्धारित करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वो लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ पे किस तरह के कितने जाति के लोग रहते हैं, उसी आधार पर चुनाव होता है। ठीक है, देखिए अभी ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको देखने को मिलेगा, अधिकतर जगह की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं हर बार अधिकतर जगह की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मंत्रिमंडल के निर्माण करते समय भी जातीय संतुलन को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। जब मंत्रिमंडल बनता है, कोई मंत्री बनता है, तो भी देखा जाता है कि किस जाति को कौन सा क्या काम दिया जा रहा है। जातियां सरकार के निर्णय प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है, जैसे आरक्षण का मामला, रिजर्वेशन का मामला हमेशा उठते रहता है और ये सरकार के निर्णय को भी प्रभावित करती रहती है। राजनीतिक नेतृत्व का आधार जातिगत आधार तक ही सीमित हो गया है। मतलब जो राजनीतिक नेतृत्व है वो सिर्फ अपनी जाति को देखकर अपना नेतृत्व चुनने की कोशिश करते हैं। अब यदि हम लोग आगे बढ़ें तो हम लोगों को पता चलेगा कि जो जाति व्यवस्था है उससे बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है हम लोग का। भारतीय राजनीति में जाति क्या रोल निभाती है और क्या है उसके बारे में समझते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। उम्मीदवारों का चयन चुनाव क्षेत्र में जाति आधारित मतदाताओं पर निर्भर करती है। मैंने ये पहले अभी बताया। विभिन्न राजनीतिक दल जातिगत आरक्षण के माध्यम से भी अपने हितों को साधते हैं। मंत्रिमंडल में विभिन्न जातियों को उनकी संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। चुनाव प्रचार में जाति बाहुल्य क्षेत्र में जाति विशेष के नेता को प्रचार हेतु भेजते हैं। जैसा कि मैंने कहा इलेक्शंस में ये सब देखने को मिलता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम पाएंगे मूल्यांकन जब हम करते हैं कि क्या हो रहा है कि जब राजनीतिक दलों को यह लगता है कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तब वे जाति का कार्ड खेलते हैं, जिसके कारण राजनीति अपने वास्तविक उद्देश्यों से भटक जाती है। मतलब जो मेन मकसद था उससे भटक गई वो, और इसका एकमात्र उद्देश्य विभिन्न जातियों को संतुष्ट करना रह जाता है। इसके बाद यह जाति उनके लिए वोट बैंक बनकर रह जाती है। मतलब फिर वोट बैंक के थ्रू उसका यूज किया जाता है। डेवलपमेंट का बात नहीं करना है, सिर्फ वोट बैंक करना। जाति व्यवस्था ने देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा कर दिया है।
लेकिन इसके बावजूद जाति भारत की राजनीति का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। देखिए, देश की एकता और अखंडता के लिए तो खतरा है ही। आप देख सकते हैं, देखिए जाति किस तरह से रोल निभा रहा है। अब जाति के आधार पर देख सकते हैं लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जाति के आधार पर लोगों को बांट दिया जा रहा है। वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें जानबूझकर ऐसा करवाया जा रहा है ताकि आप उलझते रहें और आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इसी में रहे, आप इससे अलग कुछ बात ही ना कर पाए। रुडोल्फ के अनुसार जाति व्यवस्था ने जातियों के राजनीतिकरण में सहयोग देकर परंपरावादी व्यवस्था को आधुनिकता में डालने का कार्य किया है। ऐसा काम किया है, आधुनिकता में डालने का कार्य किया है। यदि हम बात करते हैं तो वर्ण व्यवस्था की यदि हम बात करते हैं तो वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या बात करता है ये? भारत में वैदिक काल से ही वर्ण विभाजन चला आ रहा है। देखिए, ये बात सही है कि भारत में वैदिक काल से वर्ण विभाजन चला आ रहा है, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था होता था पहले वो काम के आधार पर होता था, और अभी जो व्यवस्था जाति व्यवस्था हो गया वो बड़ा अंतर हो चुका है। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जाति व्यवस्था जन्म आधारित है, जबकि वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। वर्ण व्यवस्था जो था वो कर्म पे आधारित था, जो जैसा कर्म करेगा उसका वर्ण वैसा लिया जाएगा। अब अभी की स्थिति को हम लोग ध्यान में रखते हुए बात यदि करते हैं तो ये क्या है, वर्तमान में जातिवाद का भयावह स्वरूप देखने को मिल रहा है। जाति आधारित संस्थाएं, संघ, दल अपनी जाति को छोड़कर अन्य जातियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करती है, ये देखने को मिलता है वर्तमान में। जातिवाद भारत में एक प्रकार से सामाजिक बुराई का रूप ले चुका है, जिससे प्रतिभावान लोग पिछड़ी जाति के होने के कारण सर्वत्र उपेक्षित रह जाते हैं। प्रतिभावान लोग हैं लेकिन पिछड़ी जाति के हैं तो उन्हें वो सम्मान या फिर उनका उस तरह से यूज नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। आज व्यक्ति का सामाजिक दर्जा उसकी योग्यता से नहीं बल्कि जन्म से आधारित होती है। मतलब जो जन्म से ज़्यादा ऊंचा जाति का है उसे ऊंचा मान लिया जाएगा, भले उसके पास वो योग्यता हो या ना हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये हर जगह देखने को नहीं मिलता है, लेकिन देखने को मिलता है अधिकतर जगह। भारत में राजनीतिक एवं प्रशासनिक निर्णय की प्रक्रिया में जाति केंद्र में होती है। उदाहरण स्वरूप हम समझ सकते हैं कि पिछड़ी जातियां संविधान में दिए गए आरक्षण को बढ़ाना चाहती है, जबकि सवर्ण जातियां सरकार पर दबाव डालती है कि आरक्षण व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। मतलब जिसके लिए बेनिफिट होगा तो चाहेगा ही ना कि उसका आरक्षण और बढ़े, और जिसके लिए नुकसान होगा वो चाहेगा इसके ये खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ पे हम एक निष्कर्ष पे आते हैं और यहाँ पे एक निष्कर्ष पे समझते हैं कि भारतीय राजनीति में जाति व्यवस्था ने भयंकर महामारी का रूप ले लिया है। जो जाति व्यवस्था है वो एक बहुत बड़ा रोग बन चुका है और इसे खत्म करना बहुत जरूरी है, जो हमारे देश के ताने बाने को और असंगठित कर राष्ट्रीय एकता के मार्ग में एक प्रमुख बाधा बन रहा है। तो इस जाति व्यवस्था को जितना जल्दी हो सके, और जो सांप्रदायिकता है, जो सांप्रदायिकवाद है और जो लैंगिक मसले हैं, इसे जितना जल्दी हम हल करेंगे उतना आगे बढ़ पाएंगे, उतना ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे। क्या क्या यहाँ पे देखें एक बार फिर से स्मरणीय तथ्य में, जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप ले लेती है। महिला आंदोलनों का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करता है। सभी धर्म में, ध्यान दीजिएगा, सब में महिलाओं के साथ भेदभाव देखने को मिलता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या 940 है। सोचिए, 1000 पुरुष में सिर्फ 940 स्त्री है, संख्या कितना कम है। ये दर्शाता है कि स्त्रियों की जो संख्या है वो क्यों कम हुई है, क्योंकि उनके साथ भेदभाव किया गया है। भ्रूण हत्या हुआ है, कन्या भ्रूण हत्या। सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर लेती है। भारत में चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। गांधी जी कहा करते थे
कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। इस तरह से ये चैप्टर आपका यहाँ पर होता है समाप्त। और यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो आप इसे यहाँ पर बना लीजिएगा। भारत में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई है पंचायती राज संस्थाएं में, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अभी लोकसभा में भी कर दिया गया है, तो लेटेस्ट के अकॉर्डिंग लोकसभा में भी करना चाहिए। ठीक, आगे आपके पास कुछ क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? अनुच्छेद 15, 16, 17, 18। ये आपको बताना है कमेंट के जरिए कि आपका आंसर क्या है। क, ख, ग और घ। भारतीय समाज का स्वरूप कैसा है? तो भारतीय समाज का जो स्वरूप है वो पितृ प्रधान है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान अधिकार न मिलना। समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, अलग अलग जो भूमिका दिया गया उसके बारे में बात करता है ये। उसके बाद है आपके पास भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह धर्म को राजकीय धर्म बताता है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मनाने की आज़ादी देता है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ठीक है, यह धर्म को राजकीय धर्म बताता है, यहाँ ध्यान रखना है, ये बात जो है वो गलत है। बाकी आपका सारा सही है। धर्म के आधार पर भेदभाव को मना करता है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मनाने की आज़ादी दे देता है, धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। धर्म निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, जातिवाद से आप क्या समझते हैं और सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है? आपने अभी पढ़ा, इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए, आपने क्या समझा। दीर्घोत्तरीय सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख दुष्परिणामों का वर्णन करें। लैंगिक असमानता का क्या अर्थ है, इसके प्रमुख कारणों का वर्णन करें। ये चैप्टर यहीं पर होता है आपका समाप्त। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। हम लोग इसी तरह फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ और अगले चैप्टर के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।